दोस्तों, पैन इंडिया टेलीकॉम ऑपरेटर भारत संचार निगम लिमिटेड या बीएसएनएल एक गवर्नमेंटल कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन है जिसे पब्लिक टेलीकम्युनिकेशन सर्विस की तरह 15 सितंबर 2000 को लॉन्च किया गया था। 1 अक्टूबर 2000 से ऑपरेशन स्टार्ट करते हुए बीएसएनएल एक 100% गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी रही है जिसके हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में स्थित हैं। बीएसएनएल इंडिया की ओल्डेस्ट कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर है जिसकी हिस्ट्री 19th सेंचुरी के ब्रिटिश पीरियड तक जाती है। फिक्स टेलीफोन और ब्रॉडबैंड सर्विस के लार्जेस्ट प्रोवाइडर होने के साथ बीएसएनएल इंडिया की 5th लार्जेस्ट मोबाइल टेलीफोन सर्विस प्रोवाइडर है, लेकिन फिर भी पिछले कुछ सालों में कंपनी के रेवेन्यूज और मार्केट शेयर्स ह्यूज लॉस फेस कर रहे हैं। दोस्तों, हमारे आज की वीडियो का मकसद बीएसएनएल की इस इंटरेस्टिंग बट ट्रेजिक जर्नी को विटनेस करना है। इस डिस्कशन के माध्यम से हम बीएसएनएल की हिस्ट्री, मेजर इवेंट्स और प्रेजेंट सिचुएशन का एक एनालिसिस करेंगे, जिससे हम जान सकें कि इस प्रॉफिट डिलीवरिंग कंपनी के साथ ऐसा क्या हुआ कि आज इसे बंद करने की नौबत आ गई है। आइए शुरू करते हैं आज का। दोस्तों, बीएसएनएल इंडिया की ओल्डेस्ट कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर है जिसकी शुरुआत ब्रिटिश एरा में हुई थी। कम्युनिकेशन सर्विस के तौर पे ब्रिटिशर्स द्वारा पहली टेलीग्राफ लाइन 1851 में स्टैब्लिश की गई थी जिसे पोस्टल और टेलीग्राफ डिपार्टमेंट से कनेक्ट किया गया था। 1854 से गवर्नमेंट के साथ पब्लिक ने भी टेलीग्राफ सर्विस एक्सेस करना शुरू कर दिया था। 1885 में ब्रिटिश लेजिस्लेटिव काउंसिल ने द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट पास किया, जिसके बाद इस सर्विस को एक लीगल स्टेचर दिया गया। आजादी के बाद 1975 में इसे पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट से अलग कर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन बनाया गया, जिसकी जिम्मेदारी देश भर में टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करने की थी। 1985 में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम से महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड यानी कि एमटीएनएल को सेपरेट किया गया, जिसे मुंबई और दिल्ली में टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए एक्सक्लूसिवली फ्रेम किया गया था। दोस्तों, 1990s में लिबरलाइजेशन के बाद गवर्नमेंट द्वारा टेलीकॉम सेक्टर को भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स के लिए खोल दिया गया। इसी कारण से गवर्नमेंट को इस बात की नीड समझ आई कि अपने पॉलिसी विंग से ऑपरेशन विंग को सेपरेट करने की जरूरत है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के ऑपरेशन विंग को कॉर्पोरेटाइज करते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1 अक्टूबर 2000 को भारत संचार निगम लिमिटेड नाम से एक टेलीकॉम और टेलीग्राफ सर्विस प्रोवाइडर स्टैब्लिश किया, जो पूरी तरह से गवर्नमेंट द्वारा ओन और कंट्रोल की जाएगी। बीएसएनएल ने टेलीग्राफ सर्विसेज की बागडोर भी संभाली, जिसे जुलाई 2015 में पूरी तरह से बंद कर दिया गया। दोस्तों, आज बीएसएनएल इस देश का सबसे बड़ा लैंडलाइन सर्विस प्रोवाइडर है। ब्रॉडबैंड सर्विसेज में बीएसएनएल का मार्केट शेयर 60% से भी ज्यादा है। मोबाइल टेलीकॉम सर्विसेज में भी बीएसएनएल इंडिया में 5th रैंक पे है। दोस्तों, भारत संचार निगम लिमिटेड ने पूरे इंडिया को 24 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में डिवाइड कर रखा है। इन यूनिट्स के साथ 2 मेट्रो डिस्ट्रिक्ट्स जिन्हें बीएसएनएल एलएसए कहा जाता है, टेलीकॉम सर्कल्स, प्रोजेक्ट साइकिल्स, 5 टेलीकॉम फैक्ट्रीज, 4 स्पेशलाइज्ड टेलीकॉम यूनिट्स, 4 मेंटेनेंस रीजन्स और 3 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स शामिल हैं। हर एक सर्किल को हेड चीफ जनरल मैनेजर यानी सीजीएम करते हैं और हर सर्किल सेकेंडरी स्विचिंग एरियाज यानी एसएसएस के थ्रू ऑपरेट करता है, जिसे पीजीएम या जीएम हेड करते हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने डॉक्टर डीपीएस सेठ, जो 1965 बैच के इंडियन टेलीकॉम सर्विस ऑफिसर थे, उन्हें भारत संचार निगम लिमिटेड का पहला चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया था। करेंटली बीएसएनएल को 1 जुलाई 2019 से श्री प्रवीण कुमार पुरवार द्वारा हेड किया जा रहा है। करेंटली बीएसएनएल बोर्ड में 12 डायरेक्टर्स अवेलेबल हैं, जिनमें 5 होल टाइम डायरेक्टर, 2 गवर्नमेंट नॉमिनी डायरेक्टर्स और 4 नॉन ऑफिशियल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, जिसके अलावा सीवीओ और कंपनी सेक्रेटरी सीजीएम भी शामिल हैं। दोस्तों, भारत संचार निगम लिमिटेड एशिया की लार्जेस्ट टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज में से एक है, जो इंडिया में कई तरह की टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इन सर्विसेज की डाइवर्सिटी ने भी बीएसएनएल को इंडियन टेलीकम्युनिकेशन की हिस्ट्री में एक क्रूशियल स्पेस प्रोवाइड किया है। बीएसएनएल की सर्विसेज में सीडीएमए मोबाइल, लैंडलाइन सर्विस, जीएसएम मोबाइल, जीपीआरएस जैसे कि 2G, 3G और 4G, कैरियर सर्विसेज, बीएसएनएल ब्रॉडबैंड, एमपीएलएस, वीपीएन, वीसैट, इन सर्विसेज और वीओआईपी सर्विसेज शामिल हैं। इंडिया के कम्युनिकेशन हिस्ट्री में बीएसएनएल द्वारा इंस्टॉल्ड क्वालिटी नेटवर्क ने रूरल और अर्बन एरियाज में बेस्ट सर्विसेज ऑफर की हैं और इंटरफेस अब अपने नेटवर्क को विलेज एरियाज में एक्सपेंड कर
न्यू इम्प्रोवाइजेशंस इंट्रोड्यूस कर रहा है जिससे कस्टमर्स का कॉन्फिडेंस जीता जा सके। सबसे एक्सटेंसिव नेटवर्क और ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइडर की तरह जाने जाते हुए बीएसएनएल का मार्केट शेयर सबसे अधिक है, जो डायल अप कनेक्शंस के साथ प्रीपेड इंटरनेट एक्सेस सर्विस प्रोवाइड करता है। नेट1 की तरह स्टार्टिंग स्टेज पे जहां बीएसएनएल ब्रॉडबैंड को डेटा वन बनाया गया, अब गीगा स्पीड फाइबर कनेक्शन भी प्रोवाइड करता है। दोस्तों 2000 में टेलीकॉम डिपार्टमेंट से अलग होकर बीएसएनएल ने ईयर 2000 में उस समय यूनियन मिनिस्टर रहे लेट रामविलास पासवान के अंडर अपने ऑपरेशन शुरू किए थे। एक क्राउन ज्वेल की तरह अपनी पहचान बनाते हुए 2004 तक बीएसएनएल एयरटेल के बाद इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट टेलीकॉम फर्म बन गया था। 2005 में बीएसएनएल ने एयरटेल से ज्यादा सब्सक्राइबर्स ऐड किए और मिड 2006 से ये इंडिया टेलीकॉम मार्केट के टॉप पोजीशन पे स्ट्राइकिंग डिस्टेंस के साथ आ चुका था। फाइनेंशियल ईयर 2002 से 2003 में बीएसएनएल ने 2000 करोड़ के प्रॉफिट्स अर्न किए, जो 2003 से 2004 के फाइनेंशियल ईयर में 3000 करोड़ हो गया और 2004 से 2005 फाइनेंशियल ईयर में इसकी प्रॉफिट 3600 करोड़ तक जा पहुंची। अपने इस ग्रोथ के साथ बीएसएनएल कुछ ही सालों में इंडियन टेलीकॉम मार्केट का बड़ा जायंट बन गया, जिसने न सिर्फ टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड की बल्कि रीजन वाइज इंक्लूसिवनेस प्रोवाइड करने के भी कई प्रयास किए। लेकिन दोस्तों इन्हीं सालों में बीएसएनएल के अंदर कुछ ऐसे इवेंट्स हुए जिन्होंने बीएसएनएल की सिचुएशन पूरी तरह से बदल दिया और एक प्रॉफिट मेकिंग पीएसयू आने वाले कुछ सालों के अंदर लॉसेस में डूबती नजर आई। ईयर 2004 में मिस्टर दयानिधि मरन इंडिया के टेलीकॉम मिनिस्टर बनाए गए। उनके अंडर बीएसएनएल अगले 1.5 ईयर तक अच्छा परफॉर्म करता रहा और जायंट पोजीशन की तरफ बढ़ता रहा। लेकिन सिचुएशन को ऑब्जर्व करने के बाद 2006 से दयानिधि मरन ने बीएसएनएल के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया, जिससे वो उनके भाई के सन नेटवर्क नाम की कंपनी को इलीगल फेवर्स प्रोवाइड कर सके। टेलीकॉम मिनिस्टर के अपने टेन्योर में दयानिधि मरन ने बीएसएनएल से 323 टेलीफोन कनेक्शंस मिस यूटिलाइज किए, जिससे बीएसएनएल को ह्यूज लॉस हुआ। मरन के ऊपर इस बात का इल्जाम है कि उन्होंने इन कनेक्शंस को अद्यार स्थित अपने घर के तेनामपत स्थित अपने भाई के सन टीवी चैनल के ऑफिस तक एक्सटेंड किया था। इस केस को एस गुरुनाथम ने एक्सपोज किया था, जिसे इंडियन एक्सप्रेस के कई आर्टिकल्स में पब्लिश किया गया था। इसके बाद सीबीआई ने दयानिधि मरन और बीएसएनएल के चीफ जीएम के ऊपर एफआईआर दर्ज की थी। मरन ने जिन 323 बीएसएनएल टेलीफोन लाइंस को मिसयूटिलाइज किया था, उनसे लगभग 51 लाख कॉल्स किए गए थे, जिससे बीएसएनएल को कम से कम 1500 करोड़ का लॉस हुआ था। बीएसएनएल के 2006 से 2007 में होने वाले लॉसेस का ये सबसे बड़ा कारण था। इस स्कैम के कारण बीएसएनएल का प्रॉफिट पिछले आंकड़ों से घटकर केवल 1200 करोड़ का रह गया था। अपने स्कैम के एक्सपोजर के बाद मरन ने नवंबर 2006 में रिजाइन कर दिया। इसके बाद बीएसएनएल ने 2006 में वाईमैक्स टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करने का प्रपोजल दिया। दोस्तों वाईमैक्स टेक्नोलॉजी या वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस एक 4th जनरेशन सर्विस थी, जिसे बीएसएनएल स्टार्ट करना चाहता था, जो उसे अपना कस्टमर बेस बढ़ाने में मदद करती। इसके अलावा इस टेक्नोलॉजी से ब्रॉडबैंड सर्विसेज भी ज्यादा एक्सेसिबल हो जाते और बीएसएनएल प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर्स से पहले ही 3G सर्विसेज इंट्रोड्यूस कर पाती। लेकिन स्कैम का बोझ झेल रही टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने इसे ग्रीन सिग्नल देने से मना कर दिया। बीएसएनएल इंडिया की पहली टेलीकॉम कंपनी थी जिसने इंडिया में वाईमैक्स सर्विसेज इंट्रोड्यूस करने का प्रपोजल रखा था, जिसे तब के टेलीकॉम मिनिस्टर रहे ए राजा ने डिनाई कर दिया था। दोस्तों मरन के रिजाइन के बाद डीएमके पार्टी के मिस्टर ए राजा ने साल 2007 में टेलीकॉम मिनिस्टर के तौर पर शपथ लिया। इनके टाइम में बीएसएनएल ने अपनी टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए और मार्केट को अट्रैक्ट करने के लिए कई प्रपोजल्स रखे, जिसमें वाईमैक्स टेक्नोलॉजी शामिल थी। इनमें से कुछ प्रपोजल्स को पार्शियली एक्सेप्ट करते हुए ए राजा ने बीएसएनएल द्वारा टेंडर्स इनवाइट करने के प्रोसेस को अप्रूवल दे दिया। 2007 में बीएसएनएल ने बिडिंग के लिए टेंडर्स ओपन किए। मोटोरोला, साइमंस, नोकिया, ZTE और एरिक्सन जैसे बिडर्स के बीच 60 और 40 रेशियो में ये टेंडर्स एरिक्सन और नोकिया को मिले। इस टेंडर में एरिक्सन ने अपने प्राइस काफी हाई कोट किए थे, $108 पर लाइन, लेकिन फर्दर नेगोशिएशंस के बाद इसे $91 पर लाइन तक कम किया गया। लेकिन नोकिया, जिसने $177 पर लाइन का प्राइस कोट किया था, उसने अपने रेट्स कम करने से इनकार कर दिया। फाइनली उन्हें कॉन्ट्रैक्ट छोड़ना पड़ा और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के सजेशन के बाद बीएसएनएल को ये प्रोजेक्ट कैंसिल करना पड़ा। दोस्तों उस समय तक प्राइवेट ऑपरेटर्स ने वायरलेस टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कर दिया था।
और वो बीएसएनएल से काफी आगे निकल चुके थे। प्राइवेट प्लेयर्स ने अपनी टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव कर 3G सर्विसेज देनी शुरू कर दी थी, जिसमें बीएसएनएल अब पीछे छूट चुका था। टेक्नोलॉजी और फास्टर सर्विसेज की कमी के कारण बीएसएनएल अपना मार्केट शेयर खोता चला गया। दोस्तों, एरिक्सन और नोकिया के प्रोजेक्ट से बाहर आने के बाद बीएसएनएल ने 2009 में दोबारा टेंडर्स इनवाइट किए। अपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में बीएसएनएल ने 802.16 ई मोबाइल वाईमैक्स स्टैंडर्ड के लिए बिड्स इनवाइट किए थे, जिन्हें पैन इंडिया 16 लाइसेंस सर्विस एरिया में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी थी। इस टेंडर की बिडिंग के लिए बीएसएनएल ने कुछ शर्तें रखी, जैसे इंटरेस्टेड बिडर का पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में 100 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर होना चाहिए और टेंडर डॉक्यूमेंट इस टर्नओवर के प्रूफ के सबमिशन के बाद ही इशू किया जाएगा। 12 जून 2009 से अवेलेबल इस टेंडर की सबमिशन डेट 4 अगस्त 2009 थी। बीएसएनएल को अपनी ओरिजिनल वाईमैक्स टेंडर का एक एम्बैरेसिंग कैंसिलेशन करना पड़ा जब बिडिंग प्रोसेस के ऊपर नॉन ट्रांसपेरेंसी के एलिगेशंस लगे। इस टेंडर में इन्वॉल्व कुछ बिडिंग कंपनीज के ऊपर ये इल्जाम था कि वो गवर्नमेंट से क्लोज इंडिविजुअल्स के फ्रेंड की तरह काम कर रही हैं। ये टेंडर वो कंपनीज नहीं बल्कि उन इंडिविजुअल्स के हाथ में जा रहे हैं जिन्होंने पहले से ही गवर्नमेंट के साथ क्लोज कॉन्टैक्ट्स बना के रखे हुए हैं। इस न्यूज के बाहर आने के बाद बीएसएनएल टेलीकॉम मार्केट में अपने मार्केट शेयर रैपिडली खोने लगी। बीएसएनएल के लॉसेस इतने बढ़ते चले गए कि ऑपरेशनल एक्सपेंसेस भी कंट्रोल करना कठिन हो गया। यूजर्स के लिए भी कॉल ट्रैफिक एक बर्डन बन गया। सिमिलरली 2007 से 2010 के बीच 13 और टेंडर्स कैंसिल हुए। ये वो दिन था जब 3G सर्विसेज का देश भर में एक रैपिड एक्सपेंशन हो रहा था। दोस्तों, ये 13 टेंडर्स जिन्हें कैंसिल किया गया था उसे टेलीकॉम मिनिस्टर के इन्फ्लुएंस में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम द्वारा कैंसिल किया गया था। 2007 से 2008 में बीएसएनएल का प्रॉफिट केवल 450 करोड़ था। 2010 में बीएसएनएल ने एक 35,000 करोड़ की एक 93 मिलियन लाइन टेंडर कैंसिल कर दी, जिसका रीजन डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने बिडिंग प्रोसेस ऑफ लैक ऑफ कंपटीशन बताया। इसी समय होम मिनिस्ट्री ने भी चाइनीज कंपनी से इक्विपमेंट प्रोक्योर करने के प्लान्स पे भी ऑब्जेक्शंस किए। इसी दौरान इंडिया के सारी मेजर प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स द्वारा बनाए गए इक्विपमेंट्स यूज कर रही थी। 2010 में तब तक 2G स्कैम भी चर्चा में आया, जिसमें इस बात का खुलासा हुआ कि वाईमैक्स टेक के लिए रिजर्व्ड स्पेक्ट्रम टेलीकॉम मिनिस्टर ए राजा के एक फ्रेंड को कम दामों में बेचा गया। इस समय तक बीएसएनएल का मार्केट शेयर 21.5% से घटकर केवल 15% बचा। इस स्कैम के न्यूज में आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सारे लाइसेंसेस कैंसिल कर दिए। इसके बाद 2011 में बीएसएनएल द्वारा फ्रेश बिड्स इनवाइट किए गए और एक लॉन्ग डिले के बाद बीएसएनएल ने वाईमैक्स टेक्नोलॉजी जो 2006 में स्टार्ट करना चाहती थी, अक्टूबर 2013 में शुरू कर पाई। इस साल बीएसएनएल का मार्केट शेयर 10.9% बचा था, जो 2014 में 8.6% तक रह गया। इस स्कैम में सीबीआई ने चार्जशीट तो फाइल की, लेकिन कंपनी के अंदर के ऑफिसर्स इस बात पर भी जोर देते हैं कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को इस बात की भी प्रोब करनी चाहिए कि क्यों बीएसएनएल को इंफीरियर 2.4 गीगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम एक्सेप्ट करने को फोर्स किया गया, जिसे केवल आउटडेटेड और आइसोलेटेड वाईमैक्स सर्विसेज को ऑपरेट करने के लिए ही यूज किया जा सकता था। दोस्तों, सीबीआई इन एलिगेशंस के अलावा बीएसएनएल के वाईमैक्स टेक्नोलॉजी फ्रेंचाइज को प्राइवेट फर्म्स को एलोकेट करने की इरेगुलरिटीज की भी जांच कर रही है। कई सोर्सेस का कहना है कि सीबीआई इस बात की जांच भी कर सकती है कि कैसे गवर्नमेंट ने बीएसएनएल को ऑब्सोलेट वाईमैक्स एयरवेव्स इंडक्ट और ऑपरेट करने को मजबूर किया। सोर्सेस का कहना है कि इस प्रोसेस से वाईमैक्स के उन मैन्युफैक्चरर्स को फेवर प्रोवाइड किया गया जिन्हें अपने प्रोडक्ट्स के लिए बायर्स नहीं मिल रहे थे। इनमें ज्यादातर प्रोडक्ट्स 2001 में अपने इंट्रोडक्शन के बाद आइडल पड़े थे। दोस्तों, जहां मई 2010 में प्राइवेट टेलीकॉम प्लेयर्स गवर्नमेंट से 2.2 गीगाहर्ट्ज बैंड के ब्रॉडबैंड वायरलेस एक्सेस के लिए नेगोशिएट कर रहे थे, उसी समय बीएसएनएल को 2.4 गीगाहर्ट्ज का एक पुअर क्वालिटी, आउटडेटेड और आइसोलेटेड वाईमैक्स सर्विस ऑपरेटर प्रोवाइड करने को मजबूर कर दिया जा रहा था। बीएसएनएल के 22 सर्कल्स में से 17 ने कमर्शियली वेस्ड वाईमैक्स सर्विसेज को पहले ही रिटर्न कर दिया था। इसके बाद भी बीएसएनएल को सेंटर द्वारा आज तक कंपनसेट नहीं किया गया, जबकि बीएसएनएल ने वाईमैक्स स्पेक्ट्रम के लिए 8500 करोड़ पहले ही दिए थे। बीएसएनएल इंडिया की अकेली टेलीकॉम कंपनी है जिसने अपने बीडब्ल्यूएस सर्विसेज के लिए ऑब्सोलीट वाईमैक्स सर्विसेज का सहारा लिया।
इन एयरवेव्स की दूसरी सारी कंपनीज ने अपने 4G सर्विसेज के उस समय के अपकमिंग LTE या लॉन्ग टर्म इवैल्यूएशन प्लान का सहारा लिया। एराजा के प्राइवेट कंपनीज को फेवर दिए जाने के अगेंस्ट सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन की, जिसके तहत 2011 में उन्हें अरेस्ट किया गया, लेकिन 2017 में एक ट्रेल कोर्ट वर्डिक्ट के बाद जज ओपी सैनी ने उन्हें सारे चार्जेस से एक्विट करते हुए रिहा कर दिया। एक बीएसएनएल के टॉप ऑफिशियल ने बताया कि जहां एक और मेजर प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज मई 2010 में BWA ऑक्शन जीत गई थी और 4th जनरेशन टेक्नोलॉजी को रोल आउट करने के प्लान में थी, बीएसएनएल को कोई सपोर्ट प्रोवाइड नहीं किया गया। सोर्सेज बताते हैं कि बीएसएनएल को पब्लिक सेक्टर होने के कारण रिडेंडेंट 2.4 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम यूज करना पड़ा, जो दूसरे ब्रांड्स के साथ इंटरफेयर करता था। बीएसएनएल को जो बैंड ऑफर की गई वो ना तो सूटेबल थी और ना ही एग्जिस्टिंग अवेलेबल इक्विपमेंट्स के साथ टेक्नोलॉजी से मैच करती थी। इस टेक्नोलॉजी के कारण बीएसएनएल को इंटर ऑपरेबिलिटी और रोमिंग अरेंजमेंट्स में कई मुश्किलें देखने को मिली। बीएसएनएल के इंटरनल इन्वेस्टिगेशन ने ये पाया कि वाईमैक्स सर्विसेज के लिए शॉर्टलिस्ट की गई 6 कंपनीज दूसरे इंडिविजुअल्स के लिए केवल एक फ्रंट का काम कर रही थी और उनके कॉर्पोरेट डिटेल्स बिल्कुल सेम थे। बीएसएनएल को ये टेंडर लेबर यूनियंस के प्रेशर में कैंसिल करना पड़ा था। दोस्तों, आज बीएसएनएल मार्केट शेयर में सिर्फ 10% ओन करती है और लैंडलाइन शेयर में ये 70% है। यदि लायबिलिटीज की बात की जाए तो बीएसएनएल आज अपने वेंडर्स को 6000 करोड़ ओ करती हैं, जो पीएसयू 2009 तक प्रॉफिट्स अर्न कर रही थी। 2016 से 17 में उसके लॉसेस 4793 करोड़ थे। ये लॉसेस 2017 से 18 में 7992 करोड़ हो चुके थे। यदि एम्प्लॉइज की मानी जाए तो उन्हें इस लॉसेस के पीछे करंट और प्रीवियस सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज का बड़ा कारण दिखता है। 2016 में नीति आयोग ने बीएसएनएल को अपने लॉस मेकिंग पीएसयूज की लिस्ट में ऐड कर लिया था। इस पीएसयू को रिवाइव करने की जगह नीति आयोग ने इसके ऑपरेशंस बंद करने के प्रपोजल दिए थे। जहां टेलीकॉम सर्विस के प्राइवेट ऑपरेटर्स आज 5G सर्विसेज की ओर अपना रुख कर रहे हैं, बीएसएनएल को सिस्टमैटिकली 4G सर्विसेज से भी दूर रखा गया, और क्योंकि इसे ऑप्ट करने के लिए गवर्नमेंट को 14,000 करोड़ खर्च करने पड़ेंगे। इसके अलावा यदि प्राइवेट प्लेयर्स के कंपैरिजन में देखा जाए तो जहां कंपनीज जैसे जियो, वोडाफोन या एयरटेल अपने ऑपरेशंस के लिए आउटसोर्सिंग मॉडल का यूज करती हैं, वहीं बीएसएनएल के एम्प्लॉयज फुल टाइम वर्क करते हैं। बीएसएनएल के फंड क्रंच के कारण पावर सप्लाई में भी कट देखने को मिलता है। बीएसएनएल के लगभग 20% टावर्स की पावर सप्लाई आज के समय में डिसरप्टेड है। कुछ स्टेट्स जैसे कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में पावर सप्लाई आज भी दी जा रही है, वहीं वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु में 500 से ज्यादा बेस ट्रांस रिसीवर स्टेशन या BTS काम नहीं कर रहे हैं। आज ये मैटर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम की परमिशन पर रुकी हुई है, जिसे लोन बोरोविंग्स की परमिशन मिल सके। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने बीएसएनएल को लोन्स के लिए बैंक को अप्रोच करने की परमिशन नहीं दी है। दोस्तों, ये थी कहानी बीएसएनएल की। एक समय पे इंडियन टेलीकॉम सेक्टर को लीड करने वाली पीएसयू आज लॉसेस फेस करते हुए क्लोजर के थ्रेट्स फेस कर रही है। बीएसएनएल इंडिया के इनइक्वालिटी को देखते हुए एक इंक्लूसिव मीडियम का काम कर सकती थी, जिसे फार ऑफ स्पार्सली पॉपुलेटेड लोकेशंस में भी मोबाइल कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जा सकती थी, जहां प्राइवेट प्लेयर्स लेस सब्सक्राइबर्स के कारण अपना कवर एक्सपैंड नहीं कर पा रहे थे। इसके अलावा एक लीड रोल प्ले करती बीएसएनएल आज प्राइवेट प्लेयर्स के मोनोपोली को सक्सेसफुली चैलेंज करते हुए सर्विसेज के लिए कस्टमर्स को ऑफर्ड प्राइस को भी अंडर कंट्रोल रखती। रिपीटेड स्कैम्स, नेग्लिजेंस और पॉलिसी पैरालिसिस के कारण बीएसएनएल को हुए लॉसेस का एग्जैक्ट आइडिया लगाना तो शायद मुश्किल है, लेकिन आज इस एलिंग पीएसयू के कारण सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं इसके एम्प्लॉइज, जिनके फंड क्रंच के कारण सैलरी भी टाइम पे नहीं मिल पा रही है। दोस्तों, आपके हिसाब से क्या अभी भी कोई चांस है जिससे बीएसएनएल को रिवाइव किया जा सकता है, और कौन से वो स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट ले सकती है बीएसएनएल के रिवाइवल के लिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।